हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है संध्या चौहान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया है, यानी कि एक ही न्याय व्यवस्था को अपनाया है, जिसके उच्च स्तर यानी कि सबसे हाई लेवल पर उच्चतम न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो, उसके अधीन उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अधीन कई अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय। भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में यानी कि 1774 में बंगाल कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आप सभी जानते होंगे भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के द्वारा सबसे पहले 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। फिर इसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम आया 1935 का। इसके द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके खिलाफ सुनवाई ब्रिटिश की प्रिवी काउंसिल करती थी, और फिर इसी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के स्थान पर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया 1935, जिसके द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और जिसकी खिलाफ सुनवाई हम कहाँ कर सकते थे? ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल करती थी। और उसके बाद यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया गया 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। और इसका स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। और जो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 तक। तो भाग 5 में हमने कितनी चीज़ों के बारे में जाना? सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में जाना था, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी इसी में है, पार्लियामेंट हमारी जिसके 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसी में आ जाते हैं, और संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है वो भी भाग 5 में है। और उसके बाद आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद आएगा 147 के आर्टिकल के बाद आता है 148 के आसपास कैग का वर्णन। तो भाग 5 में इतनी सारी बातों की हमने जाना। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 कहता है कि संगठन, योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ का उल्लेख है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का संगठन कैसा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट किस प्रकार की जाएगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनको शपथ कौन दिलाएगा, इन सभी का वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया है। संगठन कहता है यानी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में एक सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय होगा, जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिसका निर्धारण संसद करे। यानी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, और उस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये समय समय पर संसद निर्धारित करेगी। जैसे कि प्रारंभ में कुल 8 न्यायाधीश थे, यानी कि 7 + 1, 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और 2019 में यह संख्या 34 कर दी गई, यानी कि 33 + 1, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज, और अब वर्तमान में ये 34 ही है। नियुक्ति यानी कि जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 1998 के आसपास जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सलाह मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम प्रणाली का सुझाव दिया। कॉलेजियम प्रणाली यानी कि जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4
अन्य न्यायाधीश होंगे। और कॉलेजियम प्रणाली के सुझाव पर प्रेसिडेंट जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और इसी तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई थी जिसे एनजेक कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एक्ट, जो कि 99 अमेंडमेंट था, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उसके बाद शपथ और त्यागपत्र की जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र जो है न्यायाधीश किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को शपथ और उनका न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये तीनों ही बातें राष्ट्रपति। योग्यता, यानी कि यदि आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, दूसरा हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो और हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता या विधि वेता हो। कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक की आयु का है, यानी कि 65 साल तक की आयु तक वह न्यायाधीश के पद पर रहता है। न्यायाधीश को हटाया जाना, देखिए वैसे तो किसी भी जज को हटाना उसके पद से इतना आसान नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को 2 कारणों से हटाया जा सकता है। पहला आधार क्या होगा? साबित कदाचार के आधार पर हटा सकते हो आप। दूसरा, शारीरिक प्लस मानसिक अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है। और हमारे मूल संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए कहीं पर भी महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन 1968 में जब न्यायाधीश जांच अधिनियम बना तो उसमें पहली बार न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया। अब किसी न्यायाधीश को यदि हटाना है उसके साबित कदाचार के आधार पर या शारीरिक प्लस मानसिक अक्षमता के आधार पर, तो उसको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगी, क्या तरीका होगा? यदि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो 100 MP के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, और यदि आप राज्यसभा में लेकर आ रहे हो तो 50 MP के साइन आवश्यक हैं। और इसके बाद जो ये प्रस्ताव है वो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को दे दिया जाएगा। यदि अध्यक्ष को लगता है कि प्रस्ताव सही है तो फिर बाद में अध्यक्ष जो है एक समिति का गठन करेगा, या राज्यसभा के सभापति को लगता है कि प्रस्ताव सही है तो वो एक समिति, देखो यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो 100 MP के साइन आवश्यक होंगे, इसके बाद ये अध्यक्ष को दिया जाएगा और वो एक समिति का गठन करेगा। इसी प्रकार यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 MP के साइन आवश्यक हैं और इसके बाद सभापति को दे दिया जाएगा, और सभापति को लगता है कि प्रस्ताव सही है जो न्यायाधीश को हटाए जाने के खिलाफ लाया गया है, तो वो एक समिति का गठन करेगा। और समिति में कौन से सदस्य होंगे? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश और विधि ज्ञाता, यानी कि जो कानून का ज्ञाता हो। फिर यह समिति उस प्रस्ताव की जांच करेगी कि न्यायाधीश के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया है क्या वो सही है, क्या वो वाकई उसको दोषी ठहराता है। यदि समिति को लगता है भी ये बातें सारी सही हैं, फिर जो समिति या रिपोर्ट तैयार करके अध्यक्ष या सभापति को दे देगी जिसने समिति का गठन किया था। बाद में इस रिपोर्ट पर बहस होगी, और रिपोर्ट पर बहस होने से पहले 14 दिन पहले न्यायाधीश को सूचना देनी आवश्यक होगी। यदि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो न्यायाधीश को हटना होगा, यानी कि न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है प्रक्रिया? सबसे पहले यदि लोकसभा में लाया जाता है तो 100 MP के साइन आवश्यक होंगे प्रस्ताव पर। उसके बाद प्रस्ताव अध्यक्ष को दे दिया जाएगा। अध्यक्ष को लगता है भी प्रस्ताव सही है तो एक समिति का गठन करेगा। समिति में 3 सदस्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश और विधि ज्ञाता। उसके बाद यह समिति
उस प्रस्ताव की जांच करेगी भी क्या सही है ये बातें जो न्यायाधीश के खिलाफ उठाई गई हैं। उसके बाद वो जो समिति है वो एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगी। फिर उस रिपोर्ट को जो है अध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा। बाद में फिर इस रिपोर्ट पर बहस शुरू होने से पहले 14 दिन पहले न्यायाधीश को सूचित कर दिया जाएगा। फिर बहस शुरू होगी। यदि दोनों सदनों में ये रिपोर्ट जो बहुमत है, दोनों सदनों में 2/3 से प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है तो न्यायाधीश को हटना पड़ता है। तो ये है प्रक्रिया न्यायाधीश को हटाने की। और मूल संविधान में न्यायाधीश के खिलाफ जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि 1968 में जब न्यायाधीश जांच अधिनियम बना तब न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया। और ये 2 न्यायाधीशों के खिलाफ लाया गया है। एक थे वी रामास्वामी और दूसरे दीपक मिश्रा। वी रामास्वामी आई थिंक 1998 के आसपास और दीपक मिश्रा 2017-18 के आसपास की बात है। आर्टिकल 124 में हमने किस किस की बात की? उसके संगठन, योग्यता क्या होगी, नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल, शपथ। 125 बात करता है वेतन कि जो न्यायाधीश है उसको वेतन कितना दिया जाएगा। न्यायाधीश को वेतन जो है, मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2,80,000 दिया जाता है और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन 2,50,000 दिया जाता है। और इसका वर्णन अनुसूची 2 में भी है। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। 127 गणपूर्ति के अभाव में, मतलब कि जब जनसंख्या पूर्ण ना हो, गणपूर्ति के अभाव में हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। 128 कार्यभार की अधिकता की स्थिति में सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और 127 और 128 में जो ये नियुक्तियां हैं ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। 130 कहता है कि राष्ट्रपति की सहमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली से भारत में कहीं पर भी स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अब हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर हैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 130 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य के विवाद, ऐसे विवाद जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाए जा सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य के जो विवाद हो गए। दूसरा, राज्य और राज्यों के मध्य के विवाद, ये भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। दूसरा हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या है कि हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसका वर्णन 132 से 136 में है। जैसे संवैधानिक 132 संविधान की व्याख्या अस्पष्टता से संबंधित। दूसरा दीवानी आर्टिकल 133 दीवानी मामले यानी कि जो जमीनी जायदाद से संबंधित कानून अस्पष्ट होने पर, जमीन जायदाद संबंधी जो कानून है यदि वो अस्पष्ट है तो अस्पष्ट होने पर हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ऐसे ही फौजदारी मामले 134 आपराधिक कानून अस्पष्ट होने पर हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। विशेष मामले 135 से 136 इसमें पंथ निरपेक्षता, एकता, अखंडता आदि मुद्दों के आधार पर हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 137 निर्णय परिवर्तन। निर्णय परिवर्तन का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ केस में दिए गए निर्णय को केशवानंदा भारती केस में बदल दिया था।
आर्टिकल 141 निर्णय संपूर्ण भारत में लागू होगा, कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो संपूर्ण भारत में लागू होगा। आर्टिकल 143 परामर्श, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है, वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और किस मामले में ले सकता है? ओनली संवैधानिक मामलों से। और यह कहाँ से लिया गया है कंसेप्ट? यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो है संवैधानिक मामलों में परामर्श ले सकता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जो कानूनों की व्याख्या करती है और जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में है 124 से 147 तक, और जिसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के स्थान पर। और इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी। और इसका स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। 124 में हमने बात की इसके संगठन, योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ के बारे में। और फिर हमने बात की कि किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसको किस प्रकार हटाया जाएगा। उसके बाद इनका वेतन कितना है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद इसकी पावर्स की बात की कि कितने तरह की शक्तियां हैं, जिसकी प्रारंभिक अपीलीय अपने निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है। इसका निर्णय संपूर्ण भारत में लागू होगा। 143 कहता है कि परामर्श दे सकती है राष्ट्रपति को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।